गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो आंगनवाड़ी का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनके बारे में कुछ हम बातें हैं आज जरूरी वो जानने वाले हैं। तो देखिए हमारे देश में, ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को, हमारे देश में बच्चों के सही पालन पोषण एवं विकास में सहायता प्रदान करने हेतु सभी राज्यों में समाज कल्याण विभाग कार्यरत हैं। यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनका सही से पालन पोषण हो सके, इसके लिए हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं जो किसी न किसी तरीके से बच्चों का पालन पोषण कर रही है। कोई एनजीओ के हिसाब से कर रहा है, ठीक है, किसी ने जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, ये भी तो क्या करते हैं, बच्चों का पालन पोषण ही करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उसके बाद बच्चों के लिए खाना भी देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों के विकास के लिए। तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जो आता है वो है हमारा आंगनवाड़ी केंद्र। तो देखिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, अब आपसे पूछा जाए कि आंगनवाड़ी केंद्र है जो किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो आपने बोलना है समाज कल्याण विभाग। ठीक है, तो इस विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जो हमारा समाज कल्याण विभाग है वो क्या कर रहा है, छोटे बच्चों के विकास के लिए कुछ आंगनवाड़ी केंद्र है जो उनका संचालन कर रहा है। तो इनका काम क्या है, जिनमें 6 वर्ष तक के, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको धात्री, धात्री का मतलब क्या होता है, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको बोलते हैं धात्री। और गर्भवती माताओं को सही पोषण आहार आदि प्रदान किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेंटर हैं, सेंटर जिनको आप बोलते हो जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी, और गर्भवती जो माताएं हैं उनके लिए भी पोषण देते हैं। जैसे घरों में सूखा राशन भी पहुंचाते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के लिए घर पे आता है राशन। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें अलग अलग बच्चों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र। तो इनका जो मुख्य बिंदु रहता है, ये छोटे बच्चे, धात्री और गर्भवती माताएं, ये तीनों ही रहती हैं। इन तीनों के लिए वो पोषण प्रदान करते हैं तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उचित परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्भवती महिलाओं के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, और ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं ये इनका पूरा रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, उनको जिन चीजों की जरूरत होती है, यानी कि जो परामर्श की जरूरत होती है, वो परामर्श कार्यकर्ता है वो उनको प्रदान करती हैं। तो हमने जो मेन बात यहाँ से याद रखनी है कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो धात्री हैं, इन तीनों के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो परामर्श हैं वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। कौन, आंगनवाड़ी केंद्र। तो ये दो चीजें हमने यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए आंगनवाड़ी के बारे में कुछ बातें हैं, दो हमारे पॉइंट हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। अब आंगनवाड़ी के अंदर कौन होती है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है जो स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से यह सेवा कार्य करना स्वीकार करती है। जो उसको है जो सेवा कार्य है, सेवा कार्य का मतलब जो मैंने 3 आपको बताए हैं ऊपर, उन तीनों के लिए जो उनको कार्य करना पड़ता है तो वो अपनी स्वेच्छा से करती है। उनका चयन गांव की ही ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अब अगर हम पहले की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो ग्राम सभा जो है वो नियोजित करती थी। वो किसी एक को ये जिम्मेदारी दे देते थे कि आपको आंगनवाड़ी केंद्र को संभालना है। लेकिन आजकल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से एग्जाम्स भी हो रहे हैं, कोर्स भी ऐसे आ गए हैं जिनसे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हो। तो वह इन केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आयोजन करती है। तो ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनको क्या करना होता है, अनेक प्रकार की सेवाओं का आयोजन करना होता है। यानी कि बच्चों से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे कार्य इनको करने पड़ते हैं। पोलियो ड्रॉप्स वगैरह आपने देखी होगी, वो भी यही पिलाने आते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को करने पड़ते हैं।
तो इतना है जो इसमें से अपने को 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। 2 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 2 पॉइंट आपके सामने ही नीचे हैं कि प्रत्येक आंगनवाड़ी के अंदर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है जो अपनी इच्छा से सेवा कार्य करती है और उनको विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आयोजन भी करना पड़ता है। तो इतने में से हमें सिर्फ ये 4 लाइनें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट। तो देखिए, महिलाओं और बच्चों हेतु संवैधानिक उपबंध, ये चीजें आपने जरूर नोट करनी है अपनी कॉपी में। ये आर्टिकल से रिलेटेड है, अनुच्छेद से रिलेटेड है। छोटे बच्चों के बारे में क्या अनुच्छेद के अंदर हमें दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा अनुच्छेद 15 है उसका जो भाग 3 है उसमें क्या बोला गया है। अभी बात किसकी हुई है, महिलाओं और बच्चों की। हमारे संविधान के अंदर क्या बोला गया इनके बारे में। तो अनुच्छेद 15A या आपको ये परिभाषा देगा और पूछेगा कि कौन से संविधान के अंतर्गत है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 15 का कौन सा भाग है, तीसरा। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 15(3) है हमें क्या बताता है। यह अनुच्छेद राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता। अब अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई विशेष प्रावधान करना चाहती है इन बच्चों के लिए, तो ये जो अनुच्छेद 15A है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता। तो आपने इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता, तो आपने बोलना है 15(3). तो जो 15(3) है वो हमारा आर्टिकल बच्चों से रिलेटेड और महिलाओं से रिलेटेड अगर कुछ भी विशेष कार्य किया जाता है तो उन कार्यों को रोकता नहीं है। तो ये है हमारा 15(3). उसके बाद अनुच्छेद 21 कै, जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसका जो पहला भाग है जिसको हम कै कहते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। जिन बच्चों को अनुच्छेद की जानकारी है, जिन्होंने अनुच्छेद के बारे में पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा कि जो हर अनुच्छेद है उसके काफी सारे भाग दिए गए हैं, तो सभी का अलग अलग कार्य है। तो देखिए, अगला जो हमारा 21 था वो क्या कहता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये राज्य निर्धारित विधि से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अब जो हमारा 21 कै है ये क्या करता है कि राज्य के जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क, तथा निःशुल्क मतलब बिल्कुल फ्री में, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और जो अनिवार्य है, जो जरूरी है, वो शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा, हमारा 21 कै। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है ये कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का जो कार्य है वो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करवाता है, तो 21 कै जो अनुच्छेद है वो प्रदान करवाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से राइट कर लेना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24। अब 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो कारखानों, खदानों तथा किसी अन्य प्री संकट व्यवसाय में रोजगार पर लगना निषिद्ध है। अब ये कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है वो बच्चा किसी भी फैक्ट्री के अंदर, खदान के अंदर या ऐसा व्यवसाय जहां से उसको संकट आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए उस बच्चे में, तो वहां पे वो बच्चा काम नहीं कर सकता। उस बच्चे का काम करना निषिद्ध है, यानी कि वहां पे बच्चे के लिए रोक है। ये अनुच्छेद 24 कहता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, ठीक है, जिन बच्चों की उम्र है 14 वर्ष से कम है और उनको फैक्ट्रियों में लगा रखा है, दुकानों पे लगा रखा है, तो ऐसे जो मालिक हैं उन पे जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है, वो एक्शन लेता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि हमारा अनुच्छेद 24 यही कहता है कि 14 साल से छोटी एज के जो बच्चे हैं वो ये कार्य नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है 39(च). अब 39(च) क्या कहता है, देखिए ध्यान से। शोषण के विरुद्ध बच्चों एवं युवाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जाए और स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में उनके स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चों और युवाओं के शोषण तथा नैतिक और भौतिक खतरों से
सुरक्षा प्रदान की जाए। अब जो अनुच्छेद 39 है वो हमारा क्या कहता है कि जिन बच्चों का शोषण हो रहा है उन बच्चों के शोषण के विरुद्ध और जो युवा है उनके अधिकारों की सुरक्षा किसमें की गई है, 39(च) में की गई है। इसमें ये कहता है कि बच्चों के लिए ग्रीमाम्य, ग्रीमाम्य मतलब जहाँ पे उनकी कोई वैल्यू हो, उनको अपने अधिकार मानने का मौका मिले, तो ऐसा उनको हमने वातावरण देना है। स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों पे बंदिश बना के रखें, तो ऐसा जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए और उनको उनके स्वस्थ विकास के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 39(च) है वो कहता है कि बच्चों को आपने शोषण से बचाना है। बस मेन बात आपने ये याद रखनी है कि 39 हमें क्या कहता है कि बच्चों के विरुद्ध अगर कुछ भी नैतिक कार्य हो रहे हैं तो आपको उनसे बच्चों की सुरक्षा करनी है। तो ये हमारा अनुच्छेद 39 कह रहा है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में देखिए क्या है, राज्य सभी बच्चों को उनकी 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक, अब ये कह रहा है कि जो राज्य है, कोई भी राज्य लगा लो, बच्चों को उनकी 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब वही बात है, इन्होंने आंगनवाड़ी वालों को बोल दिया कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनको करवाएंगे। तो यही बात कही गई है अनुच्छेद 45 में। 45 में क्या है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता तब तक उसकी देखभाल भी होनी चाहिए और उसको शिक्षा के जो अवसर हैं वो भी प्रदान करने चाहिए। अब पहले क्या था, आजकल तो 2 साल 2.5 साल 3 साल का बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, पहले जब तक हम 6 साल के नहीं होते थे हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ये अनुच्छेद के अंदर लिखी गई बातें हैं कि 6 साल से पहले तक जो भी एज है बच्चे की वो कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी में जाएगा और 6 साल के बाद उसको स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता था। ठीक है, तो यही बात कही गई है हमारे अनुच्छेद 45 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है किशोर न्याय, बाल देख रेख व कुछ अधिनियम है। अब बच्चों से रिलेटेड एक अधिनियम है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो अधिनियम है इसका नाम क्या है, किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। क्या नाम है इसका, ध्यान से देखना आपने, किशोर न्याय अधिनियम 2015 या फिर बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। तो आप इसको किसी भी तरीके से रीड कर सकते हो। तो देखिए यह अधिनियम 15 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। ये जो किशोर न्याय अधिनियम है, अगर आपसे पूछे कि इसको कब लागू किया गया तो आपने बोलना है 15 जनवरी 2016 को इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम को 7 मई 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। अब इसको पारित कब किया था, 7 मई 2015 को तो इसको पारित किया गया था, लेकिन 15 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो और 22 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी। अब इस जो किशोर न्याय अधिनियम है इसको मंजूरी कब मिली, तो 22 दिसंबर 2015 को इसको मंजूरी मिली थी। और किशोर न्याय अधिनियम है वो 2000 में निरस्त हो गया था, इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, एक अधिनियम आया था। देखिए वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कहाँ से हमारे से क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो जो किशोर न्याय है ये हमें देखना होगा। जो किशोर न्याय अधिनियम है ये कब लागू हुआ, तो आपने याद रखना है कि किशोर अधिनियम जो है वो 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इस अधिनियम को पारित कब किया गया, तो पारित में आपने लिखना है 7 मई 2015 को। और उसके बाद आपसे पूछे कि राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, तो 22 दिसंबर 2015 को दी थी और 2000 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था। जो इससे पहले का किशोर न्याय अधिनियम था, इससे पहले का जो किशोर अधिनियम था उसको 2000 में ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा से लागू हुआ था हमारा 2016 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए उसके बाद एक देखो संशोधन इनमें होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया हो गया, कुछ चीजें थी जो ऐड कर दी गई तो उनको हम संशोधन बोलेंगे। तो संशोधन इन अधिनियमों में होते रहते हैं। अब भी आपने देखा होगा जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो संशोधन इन अधिनियमों में होते रहते हैं। तो पहले 2000 में बंद कर दिया गया था और फिर भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर को बाल
2006 श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। जो 10 अक्टूबर 2006 था तब इसको बाल श्रम है जो उसको प्रतिबंधित कर दिया था कि 10 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार ने ये कह दिया था कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना, यानी कि 14 जो वर्ष की उम्र है इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे। अगर वो काम करते हैं तो प्रशासन उनके लिए एक्शन लेगा। तो ये बात कब बोली गई थी? ये बात बोली गई थी 10 अक्टूबर 2006 को। तो आपने याद रखना है कि 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि छोटे बच्चों से काम है वो नहीं करवाया जाएगा। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने याद रखनी है। आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रम को प्रतिबंधित कब किया गया था, ठीक है, तो आपने बोलना है 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है हमारा बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस। बाल जो श्रम है के विरुद्ध विश्व दिवस, तो इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा 12 जून को प्रति वर्ष बाल श्रम के विरुद्ध दिवस बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए 12 जून को क्या मनाया जाता है? बाल श्रम के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक दिन रखा गया है कि इस दिन को हम बाल श्रम विरुद्ध दिवस मनाएंगे। और कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो यहाँ से आपने यही याद रखना है कि बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए तो आपने बोलना है 12 जून को, ठीक है। और किसने बोला था? तो आपने बोलना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। और ये कहां पे है? नई दिल्ली में। और कब इन्होंने प्रतिबंधित किया, कब इन्होंने बोला मनाने के लिए दिन? तो आपने बोलना है 12 जून को, ठीक है। तो हम हमेशा 12 जून को ही क्या करते हैं? बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस है वो मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय बाल नीति 2013, एनपीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। राष्ट्रीय बाल नीति इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से इसको लिखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे भी आपके काम आने वाला क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 यानी कि एनपीसी क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की। एक बच्चों से रिलेटेड एक दोबारा से एक पॉलिसी बनाई गई जो 26 अप्रैल 2013 को घोषित की गई थी। इसमें क्या बोला कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया। अब देखिए पहले क्या था कि 14 साल से जो कम उम्र का बच्चा था वो बाल श्रम नहीं कर सकता था, लेकिन दोबारा से एक नीति बनाई गई, दोबारा से एक नीति बनी जिसे राष्ट्रीय बाल नीति के नाम से जाना गया। उसके अंदर क्या बोला गया कि जो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वो क्या होगा? नाबालिग होगा। नाबालिग का मतलब उसको बालक समझा जाएगा, व्यक्ति नहीं समझा जाएगा। पहले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग समझा जाता था और हमारी जो नई राष्ट्रीय नीति आई है उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या समझा जाने लगा? बालक समझा जाने लगा, नाबालिग उसको समझा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद आती है समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम। उसके बाद क्या आता है हमारा? ICDS बोलते हैं जिसको, क्या है हमारा? समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम ICDS। अब ICDS का क्या मतलब है? तो सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। I का मतलब है इंटीग्रेटेड, क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड। C का मतलब है चाइल्ड, C का मतलब क्या है? चाइल्ड। और D का मतलब है डेवलपमेंट, क्या है? डेवलपमेंट। और S का मतलब है सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS की फुल फॉर्म है। तो आपसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है और अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, ठीक है। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है। तो अब इसके अंदर क्या प्रावधान है?
राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चे व महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली, जिनको हम क्या बोलते हैं, धात्री माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम लागू किया गया। देखो, जो राष्ट्रीय बाल नीति हमारी 1974 थी, उसी के अनुकरण से, उसी के अनुसरण से, यानी कि जैसे उसमें बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन माताओं के लिए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से 1975 में एक और नीति बनी। और उस नीति में क्या था कि इन बच्चों का, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री है, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी गई थी। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में आपको याद रखना है कि 1974 की रणनीति को देखते हुए 1975 में भी इनको 3 चीजें, कौन कौन सी, धात्री, गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे, इनके लिए, इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम दिए गए थे। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा ICDS। तो इसके आपको हिंदी में भी नाम पता होने जरूरी है, उसके बाद आपको इंग्लिश में भी इनके नाम पता होने जरूरी है, ठीक है। तो हम जो आज चीजें कर रहे हैं वो सारी बच्चों से रिलेटेड है। तो देखो, समेकित बाल विकास की 6 सेवाएं, अब ध्यान से कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करना है आपने इसको कॉपी में। तो इनकी 6 सेवाएं हैं, कौन सी हैं? देखो, नंबर 1 पे है पूरक पोषाहार। पूरक पोषाहार सेवा शुरू की गई और इसके लाभार्थी कौन है, यानी कि लाभ लेने वाले कौन है? तो पूरक पोषाहार है वो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं, इन तीनों के लिए पूरक पोषाहार की सेवा दी गई थी समेकित बाल विकास में। अब आपसे पूछे कि समेकित बाल विकास में क्या क्या सेवाएं दी गई हैं, तो आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहली है पूरक पोषाहार। आपका जो क्वेश्चन है इनमें से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी एक सेवा समेकित बाल विकास की है, या इनमें से कौन सी एक सेवा समेकित बाल विकास की नहीं है। या आपसे पूछा जाए पोषण तथा स्वास्थ्य के लाभार्थी कौन है, पोषण तथा स्वास्थ्य के लाभ लेने वाले कौन हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको इनको ध्यान से करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है पूरक पोषाहार। तो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं, ये पूरक पोषाहार में आ जाएंगी। उसके बाद है स्कूल पूर्व शिक्षा। अब पूर्व शिक्षा किसको देंगे? 3 से 6 वर्ष के बच्चे को, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को। उसके बाद था पोषण तथा स्वास्थ्य, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं व किशोरी बालिकाएं। पोषण तथा स्वास्थ्य की जो लाभ है वो किसको मिल रहा है? 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को और उसके बाद किशोरी बालिकाओं को, ठीक है। मैं जो मेन चीजें बोल रही हूँ सिर्फ आप वही लिखो, ज्यादा मत लिखना, ठीक है। जो मेन पॉइंट मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही चीजें लिखना, आप ज्यादा मत लिखना। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब क्या है? टीकाकरण। प्रतिरक्षण का क्या मतलब है? टीकाकरण। तो देखिए, ये टीकाकरण किसको लगाया जाता था? 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। टीकाकरण का तो आपको पता ही है, बच्चों को भी और उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी, ठीक है। कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए आप। उसके बाद जो हमारा आता है वो है स्वास्थ्य जांच। अब देखिए, स्वास्थ्य की जांच किसकी होती है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं 2013 की। स्वास्थ्य जांच में क्या क्या था? 0 से 6 वर्ष के बच्चे आते थे, गर्भवती महिलाएं आती थी और किशोरी बालिकाएं, ये लाभ लेने वाले थे स्वास्थ्य जांच का। उसके बाद कुछ और सेवाएं थी, वो किस किस को संदर्भ सेवाओं के नाम से उनको जाना जाता है, रेफल सेवाएं भी इनको बोलते हैं, रेफल सेवाएं भी। ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए थी, और गर्भवती महिलाओं के लिए ये सेवाएं थी। तो लगभग देखो सब में गर्भवती महिलाएं तो है ही हैं, ये तो सभी को सेवाएं मिलती हैं।
तो एक दो पॉइंट सभी के अलग अलग हैं, तो आपने बढ़िया से एक टेबल तैयार करनी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग इसको आपने याद रखना है। सबसे पहली जो सेवा थी हमारी वो क्या थी, पूरक पोषाहार थी, जो 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चे के लिए थी, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए थी। उसके बाद जो बात आती है स्कूल की या पूर्व शिक्षा की, तो अब शिक्षा तो देखो छोटे बच्चों के लिए होगी, तो छोटे बच्चों के लिए कौन सी, 3 से 6 साल के जो बच्चे थे उनके लिए थी। उसके बाद था हमारा पोषण और स्वास्थ्य, ये 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए था, और जो किशोरी बालिकाएं हैं इनके लिए था। उसके बाद जो टीकाकरण आता है, टीकाकरण को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि छोटे बच्चों के होता है या गर्भवती महिलाओं के होता है, तो टीकाकरण की व्यवस्था इनके लिए थी। अब जो स्वास्थ्य की जरूरत है, जो स्वास्थ्य की जांच की जरूरत है, वो छोटे बच्चों को भी है, गर्भवती महिलाओं को भी है और किशोरी बालिकाओं को भी है। ठीक है। उसके बाद जो था हमारा संदर्भ सेवाएं, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए थी। ठीक है, तो ये था हमारा समेकित बाल विकास जो हमें 6 सेवाएं देता था, वो 6 सेवाएं हैं। हो गया होगा सभी का नोट। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्क आता है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली की बात कर रहे हैं। कॉपी पे फटाफट नोट कर लो आप, किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली की। अब देखिए यह क्या बोलता है, यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई। अब ये जो संरक्षण था, ये जो अधिनियम था, कौन सा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली, ये जो आयोग है एक वैधानिक निकाय है, यानी कि कानून नियम के अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल है ये, और इसकी स्थापना जो 2005 वाला अधिनियम था ना उसी के तहत की गई थी। जो हमारा 2005 वाला अधिनियम था उसी के अकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया था, एक नई चीज ऐड कर दी गई थी। क्या, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य है। सबसे पहली बात कि ये जो अधिनियम है इसमें अध्यक्ष 1 है और 6 इसके सदस्य हैं, और जो 6 सदस्य होते हैं उनमें कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी कर दिया गया था। ठीक है, 2007 वाले में क्या कर दिया गया था, पहले देखो चाहे जेंट्स थे चाहे लेडीज थी चाहे कैसा भी अधिनियम था, लेकिन जो हमारा 2005 वाला था ना उसके तहत जो मार्च 2007 में बना, तो उसमें बोला गया कि 6 सदस्य जो होंगे उनमें से 2 महिला होनी जरूरी है, 2 महिला होंगी और 4 चाहे हो जाए आदमी। ठीक है, तो ये मिलके ही एक कमेटी बनी थी जिसमें बच्चों से रिलेटेड है जो बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे अधिनियम है वो पारित किए गए थे, तो इसमें 2 महिलाओं का होना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी ने अपनी कॉपी पे इसको नोट करना है। बाल विवाह अधिनियम, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था। जो बाल विवाह अधिनियम है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। 1929 को निरस्त कर यह अधिनियम पहले 1929 के नाम से था, अब इसको निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। फिर दोबारा इसको लागू किया गया कब, 1 नवंबर 2007 को। इसमें विवाह के समय, अब इसमें क्या बोला गया कि विवाह के समय लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से पहले हम लड़की की शादी नहीं कर सकते, नाबालिग माना जाता है, और लड़के की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये बात 1 नवंबर 2007 को लागू की गई थी। लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और लड़के की 21 वर्ष। इसमें बाल विवाह को अपराध घोषित किया गया था, और इसमें क्या बोला गया था, इनसे कम उम्र के अगर बच्चों की शादी होती है तो उनको नाबालिग समझा जाता है, अगर नाबालिग की शादी होती है तो उनको अपराध समझा जाएगा। तो बाल विवाह को क्या माना गया था, अपराध। अभी सुनने में आया है कि 21 साल लड़की की उम्र कर दी गई है, सिर्फ बोला गया है, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, अभी भी 18 वर्ष ही चल रही है। ठीक है, तो इसमें अपराधी को 2 वर्ष का कारावास
महिला को नहीं, लेकिन जो अपराधी है इसमें जेंट्स है, उनको 2 वर्ष का कारावास दिया गया है कि 2 साल की उनको सजा होगी और 1 लाख रुपए का दंड, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बाल विवाह अगर होता है तो उसमें क्या चीज आपको बोली गई, उसमें यह कहा गया कि जो अपराधी है बाल विवाह करवाता है, जो उसमें अपराधी है चाहे वो लड़का है, तो उसको 2 साल की सजा होगी और उसके बाद 1 लाख रुपए का उसको दंड भी दिया जाएगा। इसके अनुसार बाल विवाह का जो पक्षकार है, यानी कि जो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, वो विवाह को शून्य भी घोषित करवा सकते हैं। मान लो वो विवाह हो गया है और उसके बाद उस विवाह को अगर वो शून्य घोषित करवा दे, ठीक है, वो मान ले कि ये विवाह नहीं हुआ है, ये ऑफिशियल तरीके से अगर वो शून्य इसको घोषित करवा दे, तो फिर उसमें उस जो केस है उसमें उसको सजा नहीं होगी। लेकिन इस विवाह से उत्पन्न जो बच्चे हैं वो सभी उद्देश्य को के लिए वैध माने जाएंगे। अगर मान लो बाल विवाह के दौरान जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को वैध माना जाएगा, उन बच्चों के लिए सरकार जो भी सुविधाएं देती हैं वो उनको मिलेगी, उनके स्टडी से रिलेटेड जो भी कार्य उनको करने हैं वो करेंगे, उन बच्चों को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, जो हमारा आंगनवाड़ी का टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें जो चीजें हमने पढ़ी हैं एक बार दोबारा से उनको देखते हैं। सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं जो मुख्य आंगनवाड़ी जो हैं किन किन चीजों के लिए बने हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो दूध पिलाती हैं उनके लिए, और छोटे बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। तो आंगनवाड़ी का जो मुख्य कार्य है यही है। दूसरी बात है कि इसमें एक कार्यकर्ता होती है जो उनको सेवाएं प्रदान करवाती है। ठीक है, आपको मेन चीजें याद रखनी है। उसके बाद महिलाओं और बच्चों हेतु कुछ संवैधानिक उपबंध भी हैं। तो अनुच्छेद हमारा 15 है। एक तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्य होता है तो उसको ये रोकता नहीं है। तो ये अनुच्छेद हमारा 15(3) है। उसके बाद जो हमारा था अनुच्छेद 21, ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। उसके बाद हमारा जो तीसरा है अनुच्छेद 24, इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, यानी कि बाल श्रम नहीं होगी। उसके बाद जो 39 है ये कहता है कि बच्चों के साथ अगर शोषण हो रहा है तो इसका विरोध कौन करेगा। 39 जो हमारा संविधान है इसमें जो भी उनके लिए लिखा गया, जो सजा लिखी गई है जो बच्चों का शोषण करता है वो 39 देगा। उसके बाद में अनुच्छेद 45 था। इसमें क्या था कि 6 वर्ष की आयु जब तक बच्चे की पूरी नहीं होती तब तक बच्चे की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा 39 जो अनुच्छेद हमारा जो 45 है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। उसके बाद एक जो हमारा अधिनियम था वो किशोर न्याय अधिनियम था। ये कब लागू हुआ, कब उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, कब इसको पारित किया गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कब इसको निरस्त किया गया था पहले और दोबारा से कब घोषित किया गया था इसको, और उसके बाद बाल श्रम है इसको प्रतिबंधित कब किया गया था, तो 10 अक्टूबर 2006 को घोषित किया गया था। तो ये चीजें आपने कॉपी पे इंपॉर्टेंट बस नोट करनी है। उसके बाद बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रीय बाल नीति हमारी 2013 है, इसमें 18 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा है उसको बालक माना गया था। आपको ये याद रखना है 2013 को जो राष्ट्रीय बाल नीति आई थी बच्चों से रिलेटेड, उसमें जो 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है व्यक्ति है उसको क्या माना गया था, बालक माना गया था। उसके बाद हमारी समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि गर्भवती, धात्री और जो हमारे बच्चे हैं छोटे 6 वर्ष से कम आयु के, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। उसके बाद आता है हमारा समेकित बाल विकास की 6 सेवाएं हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपकी कॉपी में अच्छी तरह से नोट भी होगी। उसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली है जो हमारा, इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 6 सदस्य थे और उनमें से 2 महिलाएं होना जरूरी माना गया था। उसके बाद बाल विवाह अधिनियम है जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल मानी गई थी। ठीक है, अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसमें 2 साल का कारावास है और उसके बाद 1 लाख रुपए का
दंड भी है, लेकिन जो उत्पन्न बच्चे हैं उनको वैद्य माना जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो हमने आंगनवाड़ी जो केंद्र है हमारा उससे रिलेटेड भी पढ़ा और बच्चों से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो भी पढ़े। तो कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। आपका ये टॉपिक भी स्पेसिफिक दिया गया था जो आपका एग्जाम होना है उसमें, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हर चीज को इंटरेस्टिंग बना के आपने पढ़ना है और कल की क्लास के लिए आपने रेडी करके आना है इस टॉपिक को। कल मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी कुछ और आपने मुझे उनके रिप्लाई करने हैं। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। थैंक यू।